सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? करनाल में आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं। जो भी मुद्दे चल रहे हैं आपको सब पता है। उस पे आपकी अपनी क्या राय है? देखिए, सबसे गंभीर इश्यू तो पिछले 1 साल से कोरोना का हमारे पूरे प्रदेश में, पूरे विश्व में चल रहा है। और कोरोना को लेकर के मेरा मानना है कि बहुत कुछ बेहतर किया जा सकता था पिछले 1 वर्ष में, परंतु एडमिनिस्ट्रेटिव इनएक्सपीरियंस की वजह से, चाहे वो प्रशासन का हो, चाहे वो पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस हो लोगों का, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हमने बहुत सारे अपनों को खोया है, दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, पूरे प्रदेश में, देश में एडमिनिस्ट्रेटिव कमियों की वजह से। अगर समय रहते चीज़ों को दुरुस्त कर लिया जाता, तो शायद, मैं ये नहीं कहता कि नुकसान को रोक सकते थे, पर नुकसान को बहुत हम कम करने में कामयाब रहते। जैसे ऑक्सीजन की तैयारी, जब पूरा विश्व जान रहा था कि सेकंड स्ट्रेन आएगा, और हम लोग किन्हीं और चीज़ों में के अंदर व्यस्त थे। अगर समय रहते हमने ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई के ऊपर फोकस किया होता, तो हज़ारों हज़ारों की संख्या के अंदर लोगों को बचाया जा सकता था, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हुई। रेमडेसिविर इंजेक्शन, सबको पता था कि ये एक लाइफ सेविंग ड्रग है। इसके ऊपर हमारा फोकस नहीं रहा और इसकी कमी की वजह से भी लोगों को जान गंवानी पड़ी। अब ब्लैक फंगस चल रहा है। ब्लैक फंगस को लेकर के भी मुझे लगता है कि यही नज़रिया प्रदेश सरकार का और एडमिनिस्ट्रेशन का है। एम्फोटेरिसिन बी जो कि एक ज़रूरी ड्रग है ब्लैक फंगस के इलाज के लिए, और जो लगभग एक पेशेंट को 5 से 6 इंजेक्शंस डेली आवश्यकता पड़ती है, तो आज वो नहीं मिल पा रहे हैं। मेरा ये सूत्र बताते हैं कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में और पूरे प्रदेश में मुश्किल से एक व्यक्ति को एक इंजेक्शन दिन में मिल पा रहा है, वो भी किसी किसी दिन। कई कई दिन तो वो इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है, जिनकी वजह से लगातार मौतें हो रही हैं। हमने 7-8 दिन पहले भी कहा था, जैसे करनाल के अंदर लगभग 56 के करीब उस समय पेशेंट एडमिटेड थे। आज संख्या एक 100 पार कर चुकी है। आज करनाल में लगभग 23 डेथ ब्लैक फंगस से हो चुकी हैं, और लगातार ये जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो मेरा ये मानना है कि अगर सरकार ने इस ओर ध्यान केंद्रित नहीं किया, तो इन तमाम साथियों को जो ब्लैक फंगस से पीड़ित हैं, इन्हें बचाना बहुत मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि सरकार को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ, खास तौर पे हेल्थ मिनिस्टर के ट्वीट पे। 5 दिन पहले अनिल विज जी ने कहा कि हमने 15,000 इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी के मंगाने के लिए टेंडर इशू किए हैं। मुझे नहीं पता कि क्या कैलकुलेशन उन्होंने की, पर मैं ये दावा ज़रूर करता हूँ कि 15,000 इंजेक्शंस हरियाणा के लिए बहुत इनसफिशिएंट है। लगभग लगभग 1,500 से ज़्यादा मरीज आज पूरे हरियाणा में ब्लैक फंगस के हैं। अगर 6 इंजेक्शन पर व्यक्ति पर डे अगर लगेंगे, तो लगभग हम हरियाणा को आज 7 से 8,000 इंजेक्शन पर डे चाहिए। जितने इंजेक्शंस का स्टॉक हेल्थ मिनिस्टर ने मंगवाने की बात की है, वो 1.5 दिन की का स्टॉक है, और ये इंजेक्शन लगातार किसी भी पेशेंट को 14 दिन तक चाहिए। तो मैथमेटिकली मुझे लगता है कि हेल्थ मिनिस्टर हरियाणा ने एक बहुत मिस कैलकुलेशन की है, जिसका खामियाजा जो है वो आने वाले दिनों में प्रदेश की जनता जो ब्लैक फंगस से पीड़ित है, उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो मेरी तो हरियाणा सरकार से ये अपील है कि इन तमाम मुद्दों पे गहराई से चिंतन किया जाए। कितनी मात्रा के अंदर दवाई की आवश्यकता है, इसके ऊपर एक सीरियस कंसर्न होना चाहिए, जो अभी तक नज़र नहीं आ रहा। सर, एक हेलो डॉक्टर की जो अभियान शुरू किया गया है, उसमें कितने पेशेंट अब तक देखे जा चुके हैं और कितने सफिशिएंट? देखिए, हेलो डॉक्टर पूरे देश लेवल के ऊपर कामयाब रहा। हमने उसको सोच करके तो करनाल के लिए शुरू किया था, पर जैसे ही आप सब साथियों ने सोशल मीडिया पे उसका प्रचार किया, तो वो पूरे देश भर के अंदर हेलो डॉक्टर का व्हाट्सएप नंबर प्रचारित हुआ। मोर देन 2000 पेशेंट्स जो हैं वो हेलो डॉक्टर के माध्यम से लोगों ने कंसल्टेशंस की, और मैं धन्यवाद भी करता हूँ करनाल के तमाम सीनियर डॉक्टर्स का, जिन्होंने बहुमूल्य योगदान अपना समय का दिया और हज़ारों पेशेंट्स को कंसल्टेशंस दी। यहाँ तक कि कुछ पेशेंट्स जो हरियाणा के रहने वाले अब्रॉड बसे हैं, उन्होंने भी हमारे डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशन की। उसके बाद जितने पेशेंट्स कंसल्टेशन के लिए रजिस्टर हुए, और उन पेशेंट्स में से जिसने भी
इम्यूनिटी बूस्टर किट्स की डिमांड की, तो हमने इम्यूनिटी बूस्टर किट्स भी उन तक पहुंचाने का काम किया है। मुझे लगता है कि हेलो डॉक्टर बहुत कामयाब रहा, क्योंकि हमने फॉलो अप सिस्टम भी शुरू किया था सारे पेशेंट्स का, और मुझे कहते हुए एक बड़ा खुशी है कि कोई भी पेशेंट जो जो हेलो डॉक्टर के ऊपर रजिस्टर हुआ सीरियस कंडीशन के अंदर नहीं गया, प्राइमरी स्टेज के ऊपर ही, क्योंकि ट्रीटमेंट उनका शुरू हुआ डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, तो कहीं ना कहीं वो संक्रमण को रोकने में कामयाब रहे। सर, आप एडवोकेट भी हैं, उसी बिहाफ पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ और थोड़ा लंबा चलेगा सवाल। पहला सवाल है, क्या कानून अमीरों के लिए और गरीबों के लिए अलग अलग है हमारे देश में? देखिए, हमारा देश का संविधान किसी भी तरह की क्लासिफिकेशन को परमिट नहीं करता है। देश के प्रत्येक नागरिक के ऊपर देश का संविधान जो है वो समान रूप से लागू। आम आदमी की दुकानें सील कर दी जाती हैं, 500 रुपये का चालान काटा जाता है गरीब आदमी का मास्क का। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े होटल में 200-200 लोगों की पार्टियां होती हैं, प्रशासन के संज्ञान में मामला है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि आपका बहुत अच्छा सवाल है और मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूँ। आपके सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं दिया। ये भी पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सिटिंग जजेस ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहा कि देश में अब डेमोक्रेसी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान की सबसे बड़ी रक्षा करने वाली बॉडी है। तो संविधान ने जो देश के नागरिकों को ताकत दी है, उस संविधान के ऊपर जब खतरा मंडराया तो सुप्रीम कोर्ट ने चताया, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बताया कि डेमोक्रेसी थ्रेट के अंदर है, संविधान खतरे के अंदर है। ये पहली बार हुआ। जब संविधान खतरे में जाता है तो असंवैधानिक चीज़ें स्वाभाविक रूप से उनके अंदर तेजी आती है। और पिछले कई वर्षों से आप देख रहे हैं कि जितने भी असंवैधानिक कार्य हैं वो इस सरकार के अंदर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने कहा कि धारा 144 प्रदेश के मुख्यमंत्री पर लागू नहीं होती। उन्होंने बयान दिया कि धारा 144 आम नागरिक पर लागू होती है, मुख्यमंत्री पर लागू नहीं होती। तो मैं देश चलो मुख्यमंत्री, सॉरी सर बात काट रहा हूँ, मुख्यमंत्री पर चलो हो भी सकता है क्योंकि सेफ्टी इशू है, पर धरना प्रदर्शन दिया जाता है। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। फिर 1% हम रिस्पेक्ट करते हुए अगर छोड़ दें मुख्यमंत्री को। नहीं, एग्जेम्पशन नहीं है। अच्छा, एग्जेम्पशन ही नहीं है लॉ में। ओके, आप एक्सेप्शन नहीं कार्य कर सकते लॉ में। ठीक है। तो अगर एक्सेप्शन होती है तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर एक्सेप्शंस लिखी जाती है। जिस कानून के अंदर जो एग्जेम्पशंस होती हैं, जो एक्सेप्शंस होती है, वो कानून के अंदर दर्शाई जाती है। तो सेक्शन 144 सीआरपीसी डज नॉट ले एनी एक्सेप्शन फॉर एनीबॉडी। 144 अगर इम्पोज होगी तो वो पूरे स्टेट के ऊपर इम्पोज होगी। 144 की उल्लंघना चाहे वो वीरेंद्र राठौर करे, चाहे वो कोई भी भाजपा नेता करे, कार्रवाई बनती है सर? निश्चित रूप से। और अगर कार्रवाई ना हो रही हो तो इसका क्या कारण है? देखिए, जब संविधान खतरे में रहता है तो जब संविधान खतरे में होता है तो तानाशाही प्रवृत्तियां हावी हो जाती हैं। तो जब तानाशाही हावी होती है तो उसमें गरीब जनता और आम आदमी की आवाज़ और उनके नहीं उठ पाती हैं। तो आज देश के अंदर तानाशाही प्रवृत्तियां हावी हैं, तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में है। और ख़ास तौर पे जब देश के सीईओ, नीति आयोग के सीईओ, जो देश की नीति बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि देश में प्रजातंत्र कुछ ज़्यादा है, तो उसका साफ साफ मतलब ये है कि मौजूदा सरकार केंद्र के अंदर वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी से डेविएट करके किसी और इशू के किसी और तरह की सरकार की स्थापना इस देश के अंदर हो, उस तरफ कहीं ना कहीं आहिस्ता 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 कदम बढ़ रहे हैं। तो तानाशाही की आपने बात करी है और पीछे आप सुन रहे थे कि सोशल मीडिया को बंद किया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग अपनी बात को भी, व्यक्ति की जो आज़ादी है उसको लिखते हैं। तो आप कहते हैं कि इस तानाशाही सरकार में भी व्यक्ति की आज़ादी को छीना जा रहा है। मैंने तो उस समय भी कहा था, आपको याद होगा करनाल में सोशल मीडिया को बैन किया था पिछले 15 दिन के लिए। तो मैं स्वयं गुट बने हुए हैं, अलग अलग दिखता है और लोग शायद दूसरी, अब वो एक कहावत है सर कि बिल्ली और उसकी लड़ाई में बिल्ली फ़ायदा उठाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा? क्योंकि कुछ अलग है, कुछ अलग है। एग्जाम्पल में अगर साफ कहूँ तो अमित तंवर, कितना बड़ा नुकसान एक ऐसे टाइम पे उन्होंने जो नुकसान किया, अशोक तंवर। देखिए, आज सबसे बड़ी गुटबाजी भाजपा में दिख रही है। पूरा देश देख रहा है कि योगी जी, मोदी जी, अमित शाह क्या कर रहे हैं। आज यहाँ तक स्थिति आ गई है कि योगी आदित्यनाथ को बदलने के लिए राज्यपाल को चिट्ठियाँ तक भेजनी शुरू कर दी। मैं नहीं कह रहा, भाजपा के लीडर और भाजपा के नेता ही पूरे देश के अंदर प्रचार कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर जो आपसी फूट है वो जग जाहिर है। और हरियाणा छोड़िए, आप करनाल की बात करिए, कौन सा भारतीय जनता पार्टी का नेता करनाल के अंदर जो
जो हमारी उठाई बात को हमारे जवाब देता हूँ। आप मुझे एक नेता का नाम बताइए, आप बताइए मुझे। हम जितनी बात रखते हैं कि बीजेपी का कोई नेता हमारी बातों को इंटरप्रेट करता है। मैंने कहा कि ब्लैक फंगस से पेशेंट मर रहे हैं, कोई बीजेपी का नेता ऐसा दमदार है जो इस बात को कह दे कि राठौर साहब गलत बोल रहे हैं? तो ये तो भाजपा का कुनबा जो है वो ज़्यादा बुरी तरीके से फंसा हुआ है। हाँ, कांग्रेस के अंदर छुटपुट बातें ज़रूर हैं, परंतु हमारे नेताओं का अपने अपने क्षेत्र में दम है। आपसी मतभेद चल रहे हैं। हमारे नेता दमदार नेता हैं। अगर हमारे नेताओं के अंदर फूट है भी या कुछ आपसी अनबन है भी, तो भी वो अपने क्षेत्र के अंदर पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस को जिताने में सक्षम है। भाजपा का एक नेता भी पूरे हरियाणा में एक वार्ड का चुनाव जिताने के लिए सक्षम नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस को कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सारे पहलवान मजबूत हैं और पूरी बहुमत के साथ हम चुनाव। एक आखिरी सवाल है शायद किसी और का। सबसे पहले कांग्रेस का क्या काम होगा समाज हित में अगर सरकार बनती है? सबसे पहले आते ही किसान बिलों को तुरंत प्रभाव से, तीनों बिलों को सबसे पहले केंद्र में और प्रदेश में सरकार बनते ही पूर्ण रूप से रद्द करने का सबसे पहला काम करेगा। सबसे पहला काम, सबसे पहला। और कोई इसी पर अगर तीखा सवाल हो, इससे कोई जरूरी काम ही नहीं है हमारे लिए। सबसे पहले इस पर भी एक तीखा सवाल है सर। जितना मैंने सुना है, पढ़ा है, ये कानून पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे वो बनाना चाहते थे सर। आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए, उसमें रूल्स अलग थे। हमने अपने मैनिफेस्टो में तो मंडियों को ज्यादा बढ़ाने की बात की। हमने कहीं पे भी एमएसपी को खत्म करने की बात नहीं। लेकिन एमएसपी तो खत्म इन बिलों में भी नहीं हो रही है, अब भी खरीद एमएसपी पे ही चल रही है। देखिए, सिर्फ 2 राज्य, हम देश की बात कर रहे हैं, हरियाणा पंजाब की बात नहीं कर रहे जी। मेरा एक ही चैलेंज है मोदी जी को, और खट्टर साहब को तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये देश लेवल का मामला है, हरियाणा का इशू ही। हरियाणा पंजाब में एमएसपी पे खरीद आज से नहीं, शुरू से होती आई। मुझे तो सिर्फ एक फॉर्मूला मोदी जी सुझा दें जिससे वो बिहार के किसान की गेहूं को 2000 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी पर खरीद कैसे होगी इन 3 कानून के बाद, वो बताने का काम करें। गेहूं बिहार के अंदर आज भी 1100-1200 रुपये क्विंटल बिकती है। अगर ये 3 कानून किसान के हित में है, मैं देश भर की एक छोटी सी बात करता हूँ, तो इन कानून के माध्यम से कैसे बिहार और यूपी के किसान को 2000 रुपये क्विंटल उसकी गेहूं बिकेगी, ये फॉर्मूला बता। सर, लोग नाखुश हैं भाजपा सरकार से, फिर भी जीत जाते हैं, ऐसा क्या कुछ मुख्य कारण है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज है वो अंडर थ्रेट है, वो एक मुख्य कारण है। थैंक यू सर। ठीक है सर।